घर के आंगन में ही बीचों बीच मंडप बनाया गया था, जिस पर चमचमाते तोरण लगाए गए थे। मंडप के चारों कोनों पर मिट्टी के 7 कलश एक के ऊपर एक रखे गए थे, जो अलग अलग रंगों, छोटी छोटी मोतियों और चमकीले शीशों के टुकड़ों से सजे हुए थे। घर के बाहरी हिस्से में जगमग करते रंग बिरंगे लाइट की लड़ियाँ लगाई गई थी। यूँ समझ लीजिए पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। श्रीमती शर्मा चाहती थी रिया की शादी में हल्दी, मेहंदी, संगीत से लेकर विदाई तक का हर रस्म घर से ही हो। इसलिए उन्होंने केवल रिसेप्शन के लिए ही मांगलिक भवन की बुकिंग करवा रखी थी। गीत संगीत के साथ ही शादी की रस्में शुरू हो गई। श्रीमती शर्मा भाग भाग कर सारे काम अपनी निगरानी में करवा रही थी। वह नहीं चाहती थी रिया की शादी में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाए। इस भीड़ भाड़ में और आनंद उल्लास के माहौल में नहीं चाहते हुए भी कभी कभी कविता की आंखें छलक जाती। रिया भी हल्दी मेहंदी लगे हाथों से कभी कविता के लिए दवाइयाँ तो कभी पानी लेकर आ जाती और कभी कविता से लिपट कर कहती, माँ अब बस भी करो, सुबह से दौड़ रही हो, थोड़ा आराम कर लो। रिया चाहती थी कविता एक बार उससे लिपट कर रोए, लेकिन कविता अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को छुपा वहाँ से चली जाती। रिया स्वयं भी कविता के गले लग दिल खोल कर रोना चाहती थी, लेकिन वह भी ऐसा ना करने को मजबूर थी, क्योंकि उसे अपने दुख से ज़्यादा माँ बाबा की खुशियों की फिक्र थी। वह नहीं चाहती थी उसकी वजह से माँ बाबा को कोई ठेस पहुँचे या एक बार फिर उनकी आंखों में आंसू आए। यही वजह थी कि रिया शादी के लिए तैयार हो गई। आज रात जब रिया बाबा को दवाई देने उनके कमरे के पास पहुंची तो वह दरवाजे पर ही ठिठक गई। माँ बाबा से कह रही थी, रिया की विदाई के नाम से ही कलेजा मुंह को आता है। रिया के बगैर पूरा घर सूना हो जाएगा। उसके बगैर कैसे रह पाऊंगी? यह घर काटने को दौड़ेगा। तभी बाबा माँ को समझाते हुए कहने लगे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो कविता? बेटी का तो विदा करना ही पड़ता है। और फिर कभी तुमने सोचा है हमारी बात रिया का क्या होगा? जीवन की राह में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब हर इंसान को एक हमराही की ज़रूरत पड़ती है। यह रिया के भविष्य का सवाल है। राज बहुत ही अच्छा लड़का है, वह हमारी रिया को बहुत खुश रखेगा। हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी, रानी बनकर। ऐसा कहते हुए बाबा का कंठ भर आया। माँ बाबा के रुआसे स्वर जानकर बोली, मैं सब समझती हूँ, लेकिन क्या आप रिया के बगैर रह पाएंगे? मुझसे ज़्यादा स्नेह करते हैं आप रिया से, उसमें तो आपकी जान बसती है। बाबा माँ से कुछ कहे बगैर चुपचाप दीवार पर लगी करण की तस्वीर की ओर निहारने लगे। फिर एक लंबी सी सांस लेते हुए बोले, कविता अपने मन को कड़ा कर लो। यदि हम टूट गए तो रिया बिखर जाएगी, और अगर रिया बिखर गई तो हम करण को क्या जवाब देंगे? यह सब सुन रिया बाबा को दवाई दिए बगैर ही अपने कमरे में लौट आई। अपने हाथों में करण और अपनी शादी की तस्वीर लिए करण के चेहरे पर हाथ फेरती अतीत की गलियारों में चहलकदमी करने लगी। रिया की आंखों के सामने करण और उसकी शादी की सुनहरी यादें पंख पसारे चलचित्र की भांति चलने लगे। रिया अब तक नहीं भूली वह लम्हा जब वह पहली बार ब्याह कर इस घर में आई थी। करण उसमें इतना खोया रहता कि कई बार वह स्वयं से शर्मा जाती। माँ बाबा से दुलार इतना मिलने लगा कि उसे मायके की भी सुध न रही। माँ बाबा और करण तीनों रिया का ऐसे ख्याल रखते मानो वो कोई छोटी बच्ची हो। करण चाहता था रिया अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन रिया अब उस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, या यूँ समझ लीजिए वह ध्यान देना ही नहीं चाहती थी। वह सब छोड़ घर गृहस्थी
में रम जाना चाहती थी। करण को पाने के पश्चात उसके मन में कुछ और शेष पाने की अभिलाषा ही नहीं रही। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी रिया की शादी के कुछ ही महीने बीते थे। उसके हाथों में रची मेहंदी के रंग भी अभी नहीं उतरे थे कि एक रोड एक्सीडेंट में करण की मौत हो गई और पलक झपकते ही खुशियों के सारे पल फना हो गए। करण के जाते ही लोगों के देखने का नज़रिया ही बदल गया। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ लोग कहने लगे, इसके पैर पड़ते ही घर का चिराग बुझ गया। जिस रिया को कल तक घर की लक्ष्मी कहा जा रहा था, आज उसे अशुभ की संज्ञा दी जाने लगी। समाज में कई प्रकार की कानाफूसी होने लगी, जो उड़ती हुई माँ बाबा के कानों पर भी पड़ने लगी। इन बातों से माँ विचलित हो उठती तो बाबा उन्हें शांत कराते, लेकिन कभी रिया को इस बात का आभास नहीं होने देते। करण की मृत्यु के पश्चात रिया के जीवन में सब कुछ बदल गया था। नहीं बदला था तो केवल रिया के प्रति माँ बाबा का प्यार। वे आज भी उसे उतना ही प्यार करते थे, बल्कि पहले से ज़्यादा करने लगे थे। माँ तो रिया को पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। इसी सब के बीच एक रोज़ रिया के माता पिता उसे लेने पहुँचे तो बाबा अपने हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, रिया आपकी अपनी बेटी है, आप जब चाहे उसे ले जा सकते हैं। करण हमारे घर का चिराग था और अब रिया इस अंधियारे घर की ज्योति है। लेकिन फिर भी यदि आप रिया को अपने संग ले जाना चाहे तो हम रोकेंगे नहीं। यह सब सुनने के बाद रिया के माता पिता उसे साथ लिए बगैर ही लौट गए। रिया ने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। उसके पायल की छमछम और चूड़ियों की खन खन उसकी सिसकियों में कहीं खो गई। तभी एक दिन बाबा रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, रिया तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर लो। व्यस्त रहोगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और फिर करण की भी यही इच्छा थी। रिया भी मान गई और उसने अपनी बीए इन टेक्सटाइल की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। धीरे धीरे रिया की ज़िंदगी फिर मुस्कुराने लगी। पढ़ाई पूरी होते ही बाबा ने अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का कार्यभार रिया को सौंप दिया ताकि वह व्यस्त रहे। रिया ने भी इंडस्ट्रीज़ के सभी काम ऐसे संभाल लिए जैसे करण ने संभाल रखा था। ससा एक शाम जब रिया फैक्ट्री से घर लौटी तो माँ और बाबा उसे अपने समीप बिठाते हुए बोले, रिया अब तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया है। अचानक रिया के हाथों से तस्वीर गिर गई और वह वर्तमान में लौट आई। तस्वीर को एक और रखते हुए सोचने लगी, ये कैसा विधि का विधान है। जिस घर में उसकी डोली उतरी थी, कल उसी घर से उसकी डोली उठेगी। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।